नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, हाँ, जैसे कि हमने इसके रिगार्डिंग में इस जजमेंट के रिगार्डिंग में 2 वीडियोस पहले ही बनाए जा चुके हैं। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि माननीय हाई कोर्ट ने 13/6/2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्बैंड को छोड़ के जो फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ को रिलीफ दे दिया था और उसमें जो चार्जेस लगे थे उन चार्जेस से उनको डिस्चार्ज कर दिया था। जो चार्जेस थे 498 के 504, 506, 120 बी और 307 आईपीसी के जो चार्जेस से एक्सोनरेट कर दिया था, इंक्लूड मतलब इसके अलावा सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी जो चार्जेस लगे थे उसमें भी जो है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को एक्विटल कर दिया था, एक्विटल नहीं, डिस्चार्ज कर दिया था। तो पार्ट बी में पार्ट 2 जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था एक फैमिली वेलफेयर कमेटी है जो माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी स्टेट को, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी निर्देश दिया है कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में, और ये जो गाइडलाइंस बनाई हैं जो कि गाइडलाइंस बनाई थी सोशल एक्शन फोरम वर्सेस फॉर मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी, इसके आधार पे एक डायरेक्शंस दिए थे। वो हमने पार्ट बी के जो वीडियो था, पार्ट 2 का जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। तो उसमें बताया था कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी और उसमें किस तरह के मेंबरान होंगे, किस तरीके से काम करेगी, और जब तक 2 महीने का जो पीरियड जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक कोई पुलिस जो है कोई कोर्सिव स्टेप्स नहीं लेगी, और जो साथ में पुलिस जो है पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। और जो रिपोर्ट जो फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो 5 जो दोनों पार्टीज को समन करेंगे और 5 एल्डरली पर्सन्स को भी बुलाएंगे जो ताकि वो इंटरेक्ट करें, और इसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो कंसर्न पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी, और अगर सेटलमेंट या कोई भी निर्णय निष्कर्ष पहुंचता है तो जो केस को, कंप्लेंट को क्लोज भी किया जा सकेगा। तो ऐसा जो है वो डायरेक्शंस पास किए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये डायरेक्शंस हैं वो सिर्फ यूपी में ही एप्लीकेबल होंगे, और पूरी, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ अपनी स्टेट पे ही रहेगा। जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितने भी जो सब डिविजन्स आते हैं वहां पर ही ये जजमेंट है एप्लीकेबल होगी। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी एक डायरेक्शंस दिए थे फैमिली वेलफेयर कमेटी के बनाने में। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। अगर आपने इस चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपने बेशक आपने जरूर वो वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ी सी डायरेक्शंस के बारे में बताना चाहूंगा। ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो डायरेक्शंस आई थी, इसमें 2 ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही एक डायरेक्शंस जो थी वो पहले भी दिए थे, जो कि एप्लीकेबल थे पूरे अक्रॉस द इंडिया। तो उसमें भी ऐसा ही बताया गया था कि एक फैमिली वेलफेयर जो कमेटी होगी वो बनाई जाएगी, और जो कि जितनी फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो 3 मेंबर्स होंगे, और सारे जो कमेटी है वो रिव्यू की जाएगी टाइम टू टाइम, और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, जो कि चेयरपर्सन होंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। ऐसी ही डायरेक्शंस जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, और उसमें बताया था कि कमेटी जो थी वो पैरालीगल वॉलंटियर्स, रिटायर्ड वाइस जुडिशियल ऑफिसर्स, इस तरह की जो डायरेक्शंस थी वो भी बताई गई थी। कमेटी जो है वो मेंबर्स जो है वो विटनेस के तौर पर नहीं आएंगे। तो ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक बार दी थी, और ऐसा ही फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में बताया था। और लेकिन आगे हुआ क्या था, पहले तो उस चीज को हम जानते हैं, क्योंकि हमने डिटेल में हमने इस जजमेंट के पहले में बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था, देखिए ये जजमेंट जो आई थी 27 जुलाई 2017 में आई थी, और ऐसी ही डायरेक्शंस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मंथ्स के अंदर 31 मार्च 2018 के अंदर ही नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो अपनी रिपोर्ट देंगे, और जो फर्दर डायरेक्शंस हैं वो बताएंगे, और मैटर जो है लिस्ट किया जाए अप्रैल 2018 में।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अप्रैल 2018 में लिस्ट किया जाए, और फिर कॉपीज जो बताई थी कि ये लीगल सर्विसेज के पास भेजी जाए जजमेंट की, और डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी इंडिया में जितनी भी स्टेट पुलिस हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनकी सब डीजीपी के साहब के पास ये जजमेंट को भेजा जाए, ताकि वेलफेयर कमेटी और जो भी गाइडलाइंस बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो ये सारी, ताकि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। तो ये डायरेक्शंस आई थी 27 जुलाई 2017 में। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये जजमेंट को भी देख लीजिए, ये जजमेंट कौन सी थी, ये जजमेंट थी राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर की क्रिमिनल अपील 1265 ऑफ 2017, ये अराइजिंग आउट फ्रॉम स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल ऑफ 2013 और 2017, जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट थी। लेकिन हुआ क्या ये फैमिली वेलफेयर कमेटी जो थी वो बनाई जा सके, का गठन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके बारे में हम देखिए, एक और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जो कि इस जजमेंट का जो थी वो उसका केस टाइटल था सोशल एक्शन फोरम की जो जजमेंट थी, उसके बारे में हम पहले से ही बता चुके हैं, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इस जजमेंट में क्या था कि माननीय जो 3 बेंच की जो जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, उस 3 बेंच ने 2 बेंच की जो जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया, और उन्होंने देखिए उसी केस को डिस्कस किया, और कोर्ट में कहा कि जो कोर इश्यू था कि वेदर जो राजेश शर्मा की जो जजमेंट है वो मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन हैव इशूड सच डायरेक्शंस। तो ऑन द परस्यूट ऑफ दैट डायरेक्शन वी फाइंड कि जो कोर्ट हैज डायरेक्टेड द कंस्टिट्यूशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमेटी बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड प्रिस्क्राइब्ड the duties of the committee, the prescription of the duties and other further action therefore we find are beyond the code and same does not really flow from any provision of code। देखिए यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजेश शर्मा की जो जजमेंट है उसमें एक फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में गठन किया है, उसके बारे में बताया गया, तो कोर्ट ने कहा 3 बेंच ऑफ जो ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कमेटी का गठन करना हमें लगता है कि ये बियॉन्ड द कोड, जो कोड मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो स्कोप से बाहर है और इस कोड के अंदर के प्रोविजंस के अंदर नहीं आते हैं। तो फिर साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई डिनायल नहीं है कि ये जो जस्ट फेयर एंड द रीजनेबल वर्किंग ऑफ ए प्रोविजन और द लेजिस्लेचर, अब देखो कोर्ट ने क्या कहा कि जो लेजिस्लेचर है उन्होंने अपनी विजडम से जो 498 का आईपीसी को कॉजनेबल और नॉन वेरिएबल बनाया है, और फॉल्ट जो है वो मतलब लाइज कर दिया, मतलब ऊपर डाल दिया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि समटाइम्स जो है वो एक्शन लेती है बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे। और ये डायरेक्शन जो हुई थी अनिश कुमार की जो जजमेंट थी उस पर हुई थी, जो कि अनिश कुमार की जो जजमेंट थी उसमें सेक्शन 41 सीपीसी सीआरपीसी और सेक्शन 41 ए सीआरपीसी के ऊपर बनाई थी। और सिमिलरली जो केस है वो जोगिंदर कुमार और डीके बासु की जजमेंट्स के ऊपर भी बताया गया था, और जो फिर उसके ऊपर पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ऑफ द अथॉरिटीज इन द हायरार्चिकल सिस्टम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो कोर्ट ने कहा था कि जो गाइडलाइंस थी वो ऑलरेडी फ्रेमवर्क में, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर बनाई जा चुकी हैं, और डीके बासु और जोगिंदर कुमार की जो जजमेंट है। अब फिर कोर्ट ने आगे क्या बताया, कोर्ट ने बताया कि राजेश शर्मा की जजमेंट है उसमें कहा है कि थर्ड एजेंसी को बनाया गया है जो कि नथिंग टू डू विद द कोर्ट। जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में बता रही है ये क्या है कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी का कोई कोर्ट से संबंध नहीं है, और कमेटी को पावर देना कि एक रिपोर्ट बनाना और जिसमें कहना कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा, नो अरेस्ट कैन बी मेड, तो कमेटी को हैज बीन उस जजमेंट में ये बताया गया कि कमेटी को पावर दे दिया गया है। तो फिर आगे कोर्ट ने बताया कि जो डायरेक्शंस जो बताई गई हैं केस की आफ्टर इट इज रजिस्टर्ड इज नॉट करेक्ट। देखिए यहां कोर्ट ने कहा कि जो डायरेक्शंस जो दी गई हैं कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद आप फैमिली वेलफेयर कमेटी में बनाए जाए के बाद जाएगी, तो ऐसी डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ लॉ। तो फिर उसमें बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इज नॉट कंपाउंडेड, तो इज नॉट कंपाउंडेबल कैन बी क्वेश्चन्ड बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। तो कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है जो कंपाउंडेबल नहीं है, जो जिसमें कोर्ट केस वापस नहीं लिया जा सकता है, उसे क्वैश हाई कोर्ट जो है वो क्वैश कर सकती है अंडर 482 सीआरपीसी में कोई भी पिटीशन डाली जाए तो, और उसमें सेटलमेंट अगर हो जाता है तब भी कोर्ट है वो क्वैश कर सकती है 482 सीआरपीसी के अंदर। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें, उस जजमेंट में और क्या बताया था देखिए। फिर बाद में फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था, फाइनल कंक्लूजन ये निकला
देखिए फाइनल कंक्लूजन जो था पैराग्राफ नंबर 39 पे अगर हम जाएंगे उस जजमेंट में, उसमें बताया कि जो डायरेक्शंस जो बताए गए इन पैराग्राफ 19(1) और एज अ होल इज नॉट इन अकॉर्ड विद द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। जो सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा की जो जजमेंट है उसमें जो पैराग्राफ 19 के अंदर जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में बताया था, पूरा डिटेल बताया था, पैरा नंबर 19 का जो सब पार्ट था उसमें पूरा जो बताया गया था, कोर्ट ने कहा कि ये जो जजमेंट का जो फैमिली वेलफेयर कमेटी का है वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंगली, जो लॉ का स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली नहीं बनती है। तो इसमें डायरेक्शन जो इश्यू की गई 19(2) का उसे रीड किया जाए इन कंजंक्शन विद द डायरेक्शन गिवन हियर इन अबव। और डायरेक्शन 19(3) थी उसको मॉडिफाई कर दिया कि सेटलमेंट अगर आ जाती है तो पार्टीज जो है वो 482 का सीआरपीसी के अंदर जो है हाई कोर्ट में जा सकती हैं और केस को क्वैश कर सकती हैं। और ऑलरेडी जो डिटेल्स था वो ऑलरेडी पूरा उन्होंने डिस्कस कर दिया था और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है। तो देखिए अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, देखिए जो ये जजमेंट आई है माननीय हाई कोर्ट ने, उसमें ये फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में फिर से बताया गया ऐसा गठन करने के बारे में। तो ऑलरेडी एक राजेश शर्मा की जो जजमेंट थी उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैमिली वेलफेयर कमेटी का बारे में बताया गया था, जो कि फैमिली वेलफेयर कमेटी की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी और उसमें डायरेक्शंस दिए गए थे कि ये एप्लीकेबल होगा अक्रॉस द इंडिया। अक्रॉस द इंडिया में बताया गया था कि सारे डायरेक्शंस दिए गए थे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो सब पे ये एप्लीकेबल, मतलब ये जजमेंट को अप्लाई किया जाए। लेकिन बाद में जो सोशल एक्शन फोरम की एक जजमेंट आई जिसमें 3 बेंचेस थे सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 14 सितंबर 2018 को जो जजमेंट आई, इस जजमेंट ने जो राजेश शर्मा की जो जजमेंट था उसको मॉडिफाई कर दिया। ये केस टाइटल को देख लीजिए, ये रिट पिटीशन डाली गई थी सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार एंड अनदर, जो कि पिटिशनर थे, और यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड अदर्स। ये एक जो थी जो जजमेंट आई थी और उसमें ये क्रिमिनल अपील 1265 2017 और रिट पिटीशन जो थी 156 ऑफ 2017। इस जजमेंट ने जो 3 बेंच की जो जजमेंट ने राजेश शर्मा की जो जजमेंट थी उसको मॉडिफाई कर दिया। तो उस जजमेंट के आने के बाद जो फैमिली वेलफेयर कमेटी का जो गठन है वो नहीं किया जा सका और जो जजमेंट को चूंकि मॉडिफाई कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट के पास कोर्ट को ये डायरेक्शन देना ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता है, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए ये जजमेंट की डायरेक्शंस है वो करेक्ट नहीं है। तो आप खुद ही अपना मतलब देख सकते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन चाहें तो लगा सकते हैं इसमें। अब इसके बारे में ज़्यादा हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस दी हैं। अब जो भी होगा वो उसी हिसाब से डायरेक्शंस जो हैं वो स्टेट पे एप्लीकेबल होंगी और उम्मीद है सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ यही था कि इसके बाद पहले भी ऐसी जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक दी थी और उसको 3 बेंच की जो जजमेंट थी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।